गुड आफ्टरनून बच्चों। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। प्राची, तुम कहाँ घूम रहे थे कल इतनी सर्दियों में आइसक्रीम खाते हुए? स्पर्श, तुम पिछली क्लास में क्यों नहीं थे? स्पर्श, तुम्हें पता चल गया ना कि 12th वालों की आ गई बोर्ड्स की डेट शीट? तुम्हें चिंता रहती है ना बहुत उनकी। अच्छा, वो एजुकेशन मिनिस्टर कैसे सस्पेंस बना के रखता है ना। अब उसने कहा है कि हाँ 10th को डेट आएगी जेई एडवांस की, जैसे मूवी रिलीज होनी होती है। और बच्चों, कैसी चल रही है तैयारी आपकी? सब सेट है बिल्कुल? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? हाँ, मेरे को भी यही लगता है। उसको ना अपने वो फॉलोअर्स बढ़ाने का शौक है, इसलिए वो वैसे सस्पेंस सा बना के रखता है हमेशा कि मैं ट्विटर पे ये करूंगा, मैं मतलब ये अनाउंस करूंगा। उसको वो इंटरेस्ट है। हाँ। प्री बोर्ड्स कैसे चल रहे हैं? दे रहे हो? कईयों के तो चेंज ही हो गए होंगे प्री बोर्ड्स, पक्का। ठीक है। वैसे तो आई थिंक सारे स्कूल्स ने कह दिया होगा कि अभी ऑप्शनल ही है, कोई फोर्स नहीं करेगा आई बिलीव प्री बोर्ड्स के लिए। एंड फ्रैंकली मुझे भी लग रहा है कि अभी देने का कोई फायदा ही नहीं है। जब मई में एग्जाम्स हैं तो अभी देके क्या करोगे? वो तो अप्रैल में देने चाहिए। है ना, अभी तो कुछ कर भी लोगे वो कुछ याद तो रहेगा नहीं। मेरा क्या गेस है एडवांस की डेट का? वो तो यार थोड़ा ऑब्वियस सही है। एडवांस की डेट तो आप मतलब इस साल क्या था देखो। इस साल मेंस की डेट, इस साल जब मेंस हुआ है आखिरी, उसके कितनी देर बाद हुआ है एडवांस्ड? मुझे याद नहीं अपडेट्स इस साल की। वैसा ही कुछ इस साल होगा। जब आपका मेंस की रिजल्ट की जो डेट है, नहीं एडवांस 27 सितंबर था, मेंस कब हुआ था? मेंस आखिरी 10 सितंबर को हुआ था। अच्छा, तो इस बार आपका आखिरी मेंस कब है? मई एंड में है ना?
फिर तो ऐसा हो सकता है कि एडवांस का शेड्यूल मतलब जून में हो जाएगा आई बिलीव 20-25 जून के आसपास एडवांस्ड। बोर्ड्स 15 जून तक कह रहे हैं ना वो सारे खत्म होंगे। 10th जून। हाँ, फिर तो फिर तो हो जाएगा भाई आपका जून में एडवांस्ड मेरे ख्याल से। बेट लगानी है गोपाल? अच्छा। तुम क्या कह रहे हो कि कब होगा? जुलाई। हम्म। चलो, मैं कहता हूँ जून। अच्छा, एक इसमें 10th बोर्ड्स के रिजल्ट का भी तो पंगा होगा इसमें सच। हाँ। अरे रुक जा गोपाल, फाइनल नहीं हुआ वो। मैंने अभी एनालिसिस कंप्लीट नहीं किया था। वो तो जुलाई तो वो भी कह रहा है। क्रिश, हमारा कोई छोटा भाई बहन है भाई, बहुत शोर डाल रहा है। चलो देखते हैं। मैं भूल गया एक्चुअली क्या सिस्टम था इसका बोर्ड्स का। मतलब वो रिजल्ट से लिंक्ड है कि नहीं, मैं ये चेक करना है। अच्छा, चलो बच्चों, एनीवेज हम अभी शुरू करते हैं। और देखो आज बच्चों हम ना सेमीकंडक्टर्स का वो पार्ट करेंगे जो कि मतलब कह लो ग्रेस एरिया में है। ये मतलब क्या हुआ है बच्चों, देखो सेमीकंडक्टर्स ना लास्ट ईयर, इस साल तो जो हुआ है वो हुआ ही है। इससे पिछले साल भी सेमीकंडक्टर्स ऑफिशियली ही सीबीएसई के सिलेबस से कट गया था। मतलब इट इज नॉट कि ड्यू टू कोविड कम हुआ है, इससे पिछले साल ही सेमीकंडक्टर्स का मेजर पोर्शन कट गया था और कम्युनिकेशन चैप्टर पूरा कट गया था। ठीक है। तो देर आर सर्टन पोर्शंस जिनको लेकर ना अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है 100% कि वो जेई मेंस में है नहीं है क्या है। बट हम वो वाला पोर्शन करने लगे हैं जो एटलीस्ट स्कोरिंग सा है और मतलब सॉर्ट ऑफ बॉर्डर लाइन सा है। क्रिश, कौन सा स्कूल है आपका? स्कूल से बात कर लो यार, स्कूल की मर्जी है, वैसे प्री बोर्ड कंपलसरी नहीं होते। मतलब ये नहीं होता कि कोई प्री बोर्ड्स के मार्क्स लगने होते हैं या कुछ होता है। सब स्कूल के ही हाथ में होता है। ठीक है बच्चों, तो हम वो मतलब जो बॉर्डर लाइन से सिलेबस है वो कर रहे हैं राइट नाउ। और इसमें कुछ पार्ट ऐसा है, मतलब कुछ पार्ट में नहीं टच करने वाला जो कि ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस जैसे पिछले साल भी आया ही नहीं था ऑलमोस्ट। शायद पता नहीं किसी एक डेट में एक सेट में आया था। तो मतलब बेसिकली हम वो वाला पोर्शन पे अभी फोकस कर रहे हैं जो ज्यादा स्कोरिंग है राइट, और मतलब कम टाइम में हो जाएगा। तो बच्चों अगर थोड़ा सा हम रिकैप लें, सेमीकंडक्टर्स में आप सबको याद होगा वी टॉक्ड अबाउट अ पीएन जंक्शन। ठीक है। तो हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं। आ,
हाँ, मैं आपको केमिस्ट्री का भी बच्चों आप करोगे पोर्शन? मैं आपको बताऊँगा अभी जल्दी कि वो किस तरह से है, उसकी प्लानिंग। तो बच्चों आपको याद होगा कि हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते थे, आई वर्सेस वी, जो फॉरवर्ड में ऐसे बनता है एंड रिवर्स में ऐसे बनता है, राइट? अ, एक बार इसका रिकैप भी ले लेते हैं। जो फॉरवर्ड में बच्चों बिल्कुल इनिशियल वाला पार्ट होता है, जब ये ग्राफ मतलब थोड़ा स्लोली राइज़ कर रहा है, ये पार्ट किसको डिनोट करता है? बैरियर पोटेंशियल, राइट? जिसकी वैल्यू क्या होती है जनरली? हाँ, तो जिसकी वैल्यू हमें पता है कि सिलिकॉन के लिए 0.7 होती है, जर्मेनियम के लिए 0.3 होती है, राइट? ये मैंने आपको कहा था कि ये हमें याद रखनी है, करेक्ट? ओके। बच्चों उसके आगे वाला पार्ट क्या डिनोट करता है? जब एक बार हमने ये क्रॉस कर लिया, ये बेसिकली ये वो पोर्शन हो गया, ये जो सारा है, दिस इज़ मेजॉरिटी करंट, राइट? अब बच्चों आ जाओ पीछे वाले रीजन में, जब V नेगेटिव है। V नेगेटिव में ये जो आपको बच्चों ये भी याद होगा मैंने एक बात बताई थी इम्पोर्टेंट कि यहाँ स्केल अलग होता है ना? ऊपर जो स्केल होता है वो मिली एम्पेयर में होता है और नीचे जो स्केल होता है वो माइक्रो एम्पेयर्स में होता है। तो ये वाला जो रीजन है बच्चों, जब जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल सा हुआ हुआ है, नियरली 0 के आसपास ही है करंट, वो कौन-सा रीजन है? ये रीजन है रिवर्स बायस और ये जो थोड़ा-सा करंट आ रहा है, मतलब एग्ज़ैक्ट 0 नहीं आ रहा, उसका क्या रीजन है? दिस इज़ करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, राइट? अब बच्चों जो ये वाला रीजन है, जब ये रेड सा जो हो गया, जो करंट की वैल्यू एकदम बढ़ गई, ये क्या है? दिस रीजन इज़ ब्रेकडाउन, करेक्ट? सो नाउ ये ब्रेकडाउन बच्चों ये जिस वोल्टेज पे आता है, दिस इज़ जनरली इन द रेंज ऑफ 25 टू 35 वोल्ट्स, ठीक है?
हाँ बच्चों, ये बताओ कि ये क्यों और कैसे हुआ था, ये ब्रेकडाउन? ये धीरज का डाउट आया। क्या रीज़न होता है इस ब्रेकडाउन का? तो यही हमने पढ़ना है अभी। अ, ये मैंने आपको मतलब ये डिटेल में नहीं उस टाइम बताया था, ठीक है? इसी के लिए अभी हम इस पे आ रहे हैं कि संगरूर वाले बच्चों आपने किया हुआ है ये? कि ब्रेकडाउन क्यों होता है, कैसे होता है? संगरूर वाले बच्चों है कोई? हुँ, तो चलो बच्चों इसको एक बार समझते हैं, ठीक है? सो वी वांट टू अंडरस्टैंड कि ये ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है, ठीक है बच्चों? अ, देखो ब्रॉडली तो हमें पता है कि ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है, मतलब अ, कि बॉन्ड्स टूट रहे हैं। जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, वो टूट रहे हैं, तो उस कारण से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बन गए, ठीक है? ये तो एक ब्रॉड एक्सप्लेनेशन हो ही गई, ठीक है? बट वी विल वांट टू गो टू अ स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है जी? तो अब बच्चों क्या होता है, 2 फिनोमेनाज़ इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, ब्रेकडाउन वर्ड बच्चों और पहले कहाँ पे आया हुआ है? बताओ मुझे? डाइलेक्ट्रिक में, है ना? कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में भी हम यही बात करते थे कि जब एक डाइलेक्ट्रिक है, वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, जब उसके जो डाइपोल्स हैं, वो एक तरह से टूट गए, वो पॉज़िटिव नेगेटिव चार्जेस में सेपरेट हो गए। तो बेसिक काम तो दोनों जगह सेम ही हो रहा है ना? कि वहाँ पर भी अलग हो रहे हैं चार्ज कैरियर्स, यहाँ पर भी अलग हो रहे हैं चार्ज कैरियर्स। तो अब बच्चों देखो क्या फिनोमेना इन्वॉल्व्ड है यहाँ पे। ये बच्चों जो फिनोमेना है, इसको हम 2 में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है? एक होता है इन द केस ऑफ लाइटली डोप्ड जंक्शन और दूसरा होता है इन द केस ऑफ हेवीली डोप्ड जंक्शन। ठीक है जी? तो अब बच्चों होता क्या है देखो, कि जब आपके पास एक लाइटली डोप्ड डायोड है, मतलब ये लाइटली और हेवीली से बेसिकली क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चों? वो फ़र्क पड़ेगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड होएगी, वो कंपैरेटिवली वीक है कंपेयर्ड टू जो यहाँ पे होएगी, करेक्ट? तो अब बच्चों क्या होता है कि जब आपने एक लाइटली डोप्ड जंक्शन ली, ठीक है? मैं सिर्फ बच्चों ये जंक्शन वाला पार्ट शो कर रहा हूँ, ठीक है? ये डिप्लीशन रीजन हो गया बेसिकली आपका। तो यहाँ पे लेट्स से इसके इस तरफ P है, इस तरफ N है। आपने ऐसे ऑपोज़िट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फ़ील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है जी? तो क्या होगा बच्चों? ये वाली फ़ील्ड किसको सपोर्ट कर रही है बच्चों?
माइनॉरिटी कैरियर्स को? ठीक है जी। तो व्हाट हैपेंस इज कि जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, वो एक्सेलरेट होते हैं। अब बच्चों ध्यान से समझना, ठीक है? क्या हुआ, मान लो आपके पास पहले 10 माइनॉरिटी कैरियर्स थे, ठीक है? उनको एक्सेलरेशन मिली, तो जब वो एक्सेलरेट होके मूव करेंगे, तो वो डिप्लीशन रीजन वाले जो एटम्स हैं, वो उनके साथ कोलाइड करते हैं, ठीक है? और कोलाइड करके जो वहां पे कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, उनको तोड़ देते हैं, ठीक है जी? तो बट सिर्फ इतना नहीं कह सकते हम, थोड़ा सा और समझना है हमें। आ, जैसे मैंने कहा कि मान लो पहले 10 कैरियर्स थे, ठीक है? वो एक्सेलरेट हो रहे थे, वो बॉन्ड्स उन्होंने तोड़े, ठीक है? तो उन्होंने जितने भी बॉन्ड्स तोड़े, अब जो बॉन्ड्स तोड़े, उससे क्या होगा? उससे और कैरियर्स आ गए। अब ये जो कैरियर्स हैं, वो क्या करेंगे? वो भी एक्सेलरेट होंगे, है ना? तो वो और बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, इजंट इट? तो बच्चों समझने वाली बात ये है कि शुरू में कम थे कैरियर्स, है ना? शुरू में कम थे, मान लो 10 थे, तो वो बॉन्ड्स तोड़ेंगे तो हो सकता है उसके बाद 20 हो गए। उन्होंने बॉन्ड्स तोड़े तो वो 40 हो गए। तो धीरे धीरे जो आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स टूटते जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, राइट? हाँ, फाइनली तो क्या हो रहा है कि डिप्लीशन लेयर खत्म ही हो जाती है, इसीलिए तो देखो ग्राफ में ऐसा हो रहा है कि करंट की वैल्यू एकदम बढ़ गई। बच्चों बिल्कुल ऐसा फिनोमिना हमने और कहां पढ़ा था कि शुरू कम से हुआ, फिर वो अपने आप बढ़ता गया? याद करो। जो चैप्टर हम कर रहे हैं इसी के आसपास कहीं किया था हमने। यस, न्यूक्लियर फिशन। वहां भी तो बिल्कुल यही हो रहा था ना, चेन रिएक्शन, कि शुरू में न्यूट्रॉन्स कम थे, उन्होंने ही और न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस कर दिए, उन्होंने फिर और रिएक्शंस करवा दिए एंड सो ऑन, बढ़ते गए, है ना? बिल्कुल वही चीज यहाँ हो रही है कि शुरू में कैरियर्स कम थे, उन्होंने कोलाइड करके और कैरियर्स बढ़ा लिए एंड वो बढ़ता गया। द कैरियर्स प्रोड्यूस्ड further collide with covalent bonds and the process continues। ठीक है जी? बच्चों ये वाला जो ब्रेकडाउन होता है, इसको हमने एक फिजिकल सिचुएशन से मतलब रिलेट करके इसको हमने एक नाम दिया हुआ है, जिसको हम कहते हैं एवालांच ब्रेकडाउन। बच्चों किसी को पता है एवालांच क्या होता है?
हाँ, दिस इज़ समथिंग लाइक कि एक जो बर्फ का ये मूवीज़ वगैरह में भी आपने कईयों में देखा होगा कि ऐसे पहाड़ है, वो ऊपर से थोड़ी-सी बर्फ आनी शुरू हुई। मुझे मतलब ये क्या फिनोमेना है, एक पहाड़ है कोई बड़ा-सा, ऊपर से थोड़ी-सी बर्फ आनी शुरू हुई। जैसे-जैसे ये बर्फ नीचे स्लाइड कर रही है, वो अपने साथ और बर्फ को इकट्ठा करी जा रही है। अब जितना ये बर्फ और बड़ी हो गई, वो नीचे से फिर और ज़्यादा बर्फ को स्लाइड कराती जा रही है एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से नीचे जैसे-जैसे आता जा रहा है, वो बर्फ बढ़ती जा रही है ना? देखा होगा आपने पक्का मूवीज़ में। गोपाल आपने असली में भी देखा है क्या? तो ये जितनी भी बच्चों मूवीज़ कोई जिनमें भी वो कुछ माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह होती है, सब में ये दिखाया होता है जनरली। राइट बच्चों? इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी किसी को? समझ आ गया कि नाम क्यों दिया हुआ है और कैसे हो रहा है फिनोमेना, राइट? तो इसको एवालांच वर्ड से भी रिलेट कर सकते हो, न्यूक्लियर फिशन वाले कांसेप्ट से भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है? तो बच्चों मतलब ये ग्राफ जो लाइन है, ये जो नियरली वर्टिकल हो गई, ये क्या डिनोट कर रही है कि भई जब आपके बॉन्ड्स टूट ही गए, तो आपके पास अब सडनली एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आ जाता है। ठीक है जी? तो बच्चों ये वाला जो ब्रेकडाउन है, इसकी क्या खासियत होती है? क्योंकि ये इसमें कोलिजन्स हो रहे हैं बहुत सारे, ठीक है? कोलिजन्स में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है? तो तो इस वाले ब्रेकडाउन का बच्चों मतलब इसको हम पढ़ते ही इसलिए हैं, ठीक है? ताकि हम ये समझ सकें कि हम ये नहीं करवाना चाहते सेमीकंडक्टर में, ठीक है? दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग कि अगर ये हो गया, तो क्या होगा कि आपकी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होएगी आपके डायोड में और आपका डायोड डैमेज हो जाएगा। समझ गए? तो जो दूसरा बच्चों तरीका होता है, ठीक है? वहाँ पे क्या होता है कि मान लो हमने हेवीली डोप्ड जंक्शन ली हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो यहाँ पर भी बॉन्ड्स टूटने हैं, ठीक है? बट यहाँ जो बॉन्ड्स टूट रहे हैं, ये बॉन्ड्स डोमिनेंटली मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टूट रहे हैं, ठीक है? मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज़ सो स्ट्रांग कि दिस विल ब्रेक द बॉन्ड्स। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हम मतलब बना कैसे लेते हैं? बेसिकली क्या है कि जो डिप्लीशन लेयर है, मतलब
हेवीली डोप्ड है, ठीक है? और ये थिन होती है। यहाँ हम थिन लेते हैं डिप्लीशन रीजन, यहाँ पे हम थिक लेते हैं। तो आप ये समझ सकते हो बच्चों थिन के कारण अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई? बेसिकली E जो है वो V/D है, करेक्ट? तो जितना आप D छोटा लोगे, उतना V ज़्यादा मिलेगा आपको। तो तो मतलब बच्चों अगर हम ब्रॉडली अब समराइज़ कर दें, तो बेसिकली क्या है दोनों केसेस में बॉन्ड्स टूट रहे हैं। बस एक केस में बॉन्ड्स के टूटने का रीज़न है कोलिजन्स और एक केस में बॉन्ड्स के टूटने का रीज़न है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो सेकंड वाला केस है बच्चों, इसको हम कहते हैं एज़ ज़ीनर डायोड, सॉरी ज़ीनर ब्रेकडाउन। और इसकी खासियत ये है कि इस केस में जो डायोड है, दिस इज़ नॉट डैमेज्ड परमानेंटली। बच्चों ये बात समझ आ गई? ओके। हमें ये बात भी क्लियर हो गई कि यार एवलांच ब्रेकडाउन ना करवाया जाए, उसमें नुकसान है। ज़ीनर ब्रेकडाउन करनी है। अब बच्चों इस ग्राफ से मुझे देख के बताओ कि अगर हम मान लो किसी डायोड का ज़ीनर ब्रेकडाउन करवा दें, ठीक है? तो इस ग्राफ से मुझे देख के बताओ कि कैसी एप्लीकेशन बन सकती है? देखो बच्चों, जो करंट वोल्टेज का रिलेशन है, उसको देख के मुझे बताओ कि कैसी एप्लीकेशन बना सकते हैं हम? मैं बच्चों आ रहा हूँ 2 मिनट में।
हाँ बच्चों, तो क्या समझ आया? इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस ग्राफ के बेसिस पे? तो हम ये देख सकते हैं बच्चों कि ये जो ब्रेकडाउन जब हो गया, तो क्या हो रहा है कि करंट की वैल्यू बहुत चेंज हो रही है, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है। लेकिन जो वोल्टेज है, वोल्टेज कांस्टेंट रह रही है ना? तो हम इसी फैक्ट को यूज करते हुए हम क्या करते हैं कि जो ज़ीनर डायोड है, ज़ीनर डायोड का मतलब ऐसा डायोड जिसके अंदर ज़ीनर ब्रेकडाउन होगा। हम उसको यूज करते हैं एज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी हम्म। सर, जो आपने ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट की है जो माइनॉरिटी कैरियर्स को शिफ्ट करने की कोशिश करती है, जो उसकी टेंडेंसी क्रिएट कर रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कौन सी रेफर कर रहे हो? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जंक्शन अंदर बना है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो बैटरी ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी है? ना, एक्सटर्नल जो हम अप्लाई करेंगे। और बैटरी वाली, राइट? हाँ, एक्सटर्नल वाली फील्ड ही ब्रेक डाउन करा सकती है ना। ये सर, क्योंकि जो इंटरनल वाली वो तो इक्विलिब्रियम में बैठी होगी डिफ्यूजन के हाँ साथ। हाँ हाँ, ऑब्वियसली हाँ, फिर तो मतलब फिर तो अपने आप ही ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब ये ये सर। तो हमें बाहर से कराना पड़ेगा। फिर आप उस चीज़ को हेवीली डोप और लाइटली डोप के साथ, जो बैटरी की वोल्टेज तो हमारे हाथ में है ना, उसको डोपिंग के साथ कैसे रिलेट कर रहे थे ऊपर? कि मतलब जो चीज़ हेवीली डोप्ड है उसका ई आपने कहा, मतलब वो आपने हम कैसे? बैटरी से हम वोल्टेज लेंगे, राइट? राइट, राइट। जब हेविली डोप्ड होगा उस कारण से जो डिप्लीशन लेयर होएगी वो थिन होएगी, ओके, तो एंड बीच में क्योंकि से वो कैरी। थिन होएगी तो उस कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो बहुत स्ट्रांग आएगी। ओके सर, गॉट ये इट, है। थैंक ठीक है, तो बच्चों आप देखो ये, इसमें अब कैसे हम इसको यूज करते हैं बच्चों, मैं ये ना सीधा एक एग्जांपल से ही आपको समझाता हूँ। व्हाट वी डू इज, या चलो इसका पहले सर्किट डायग्राम देख लो। हम ये ऐसे लेफ्ट हैंड साइड से इनपुट वोल्टेज लेते हैं, ठीक है? और ये जो जीनर डायोड होता है बच्चों, इसका सर्किट सिंबल जो होता है ये ऐसे होता है, ठीक है? जो नॉर्मल डायोड है उससे हमने मतलब सॉर्ट ऑफ उसको कुछ कुछ जेड शेप टाइप्स दे दी। तो क्या होता है कि बच्चों देखो, एक तरह से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हो गई इनपुट, ठीक है? जो राइट हैंड साइड है जो मैंने आर एल लिखा है वो है आपकी आउटपुट, मतलब जो रजिस्टर आपने लगाया है, मतलब जिसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो आपकी आउटपुट वोल्टेज, ठीक है? तो क्या होगा बच्चों, आपको डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज दी होगी, ठीक है? तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको जो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज दी हुई है, मान लो ये 50 वोल्ट्स दी हुई है, ठीक है? आपको क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा बच्चों? आपको ऐसे कोई सर्किट बना के दे दिया जिसमें जीना डायोड है लगा हुआ है, ठीक है? आपको डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज दे दी, और
यहाँ पे मान लो ये जो आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हो, ठीक है? मैं जो आपके ना मॉड्यूल का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये आपने दे दी 120 वोल्ट्स। ठीक है? तो लेट्स से ये जो आरएल है, ये 10 किलो ओम्स है। ये आर जो है, ये 5 किलो ओम्स है। और जो आपका डायोड है वो 50 वोल्ट्स है। तो बच्चों, फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका, जो चेक करने वाली बात है, क्या आपका डायोड रिवर्स बायस में है? है ना? ये फर्स्ट स्टेप चेक करना है आपने, कि हमने डायोड के एन साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई की है। सेकंड, क्या जो आपने इनपुट वोल्टेज अप्लाई की है वो, एक बच्चों ये ना वीबी ऐसे लिखना मुझे बड़ा खतरनाक सा लगता है, क्योंकि वीबी बैरियर वोल्टेज भी हो सकता है, ब्रेकडाउन भी हो सकता है ना? ध्यान रखना, इसको वीबीडी लिखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इनपुट वोल्टेज जो है, अगर वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा बच्चों? अगर ऐसा हो रहा है, लेट्स से, जो कि इस केस में हम देख सकते हैं कि हो रहा है, कि ब्रेकडाउन वोल्टेज 50 थी, हमने अप्लाई कर दी 120, तो इसका मतलब है, दिस इंप्लाइज कि ये जो डायोड है आपका, दिस इज इन ब्रेकडाउन स्टेट। तो इफ दिस इज इन ब्रेकडाउन स्टेट, इसका क्या मतलब हुआ कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होएगी, वो ब्रेकडाउन वोल्टेज ही होगी, कांस्टेंट। समझ आ रही है बात? तो बच्चों, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अगर मैं ऊपर वाले सर्किट को अब सॉल्व करूं, डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 50 होनी चाहिए, है ना? तो इसका मतलब जो आरएल है, उसके अक्रॉस, उसके पैरेलल में है डायोड के, तो उसके अक्रॉस भी आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट 50 होनी चाहिए। करेक्ट? तो विच मींस आरएल वाली ब्रांच में बच्चों कितना करंट जा रहा होगा? क्या ये 50/10 मिली एम्पेयर हो गया बच्चों? है ना? तो एसेंशियली हो क्या जाता है बच्चों, कि मतलब आप इनपुट वाली साइड पे जो मर्जी वोल्टेज भेजो, डायोड अपने आप ऐसा करेगा कि बाकी सारा करंट अपने थ्रू पास करवा लेगा, और जो आरएल है उसके थ्रू उतना ही करंट पास होने देगा कि उसके अक्रॉस आपको कांस्टेंट 50 वोल्ट वोल्टेज मिल जाए। राइट? तो मतलब अगर आपका ऐसा सर्किट है, तो आपकी इनपुट वोल्टेज आप 120, 200, 250 जो मर्जी कर दो, आरएल के अक्रॉस आपको हमेशा ही 50 वोल्ट्स मिलेगा, फिक्स्ड।
क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ओके। क्या बच्चों आप मुझे ये भी बता सकते हो कि ये इनपुट वाली साइड से करंट कितना, मतलब यहां से कितना करंट आ रहा होगा इनपुट से? ये बच्चों आप कैसे निकाल सकते हो? सी, इमेजिन करो कि ये एक बैटरी लगी हुई है, ऐसे है ना, 120 वोल्ट्स की। आप बच्चों ये जो सबसे आउटर वाला लूप है, उसमें किरचॉफ लिख दो। क्या बनी? 120 माइनस 5 किलो ओम्स इंटू आई माइनस उसके अक्रॉस तो हमने अभी निकाला है कि वोल्टेज कितनी है, 50 इज इक्वल टू 0। तो ये आई कितना हो गया देखो आप, 14 मिली एम्पेयर आ गया, है ना? तो भाई अब आपका पूरा सर्किट सॉल्व हो गया कि इनपुट से 14 आ रहा था, आरएल के थ्रू गया 5, तो डायोड के थ्रू गया 9। बच्चों आपको वर्किंग समझ आ गई? बताओ मुझे कि अगर मैं इनपुट को ज्यादा कर दूंगा तो क्या चेंज आएगा सर्किट में? हाँ, मतलब 14 वाला बढ़ेगा लेकिन 5 वाला सेम रहेगा। तो बेसिकली डायोड क्या कर रहा है कि वो अपने से आगे करंट फिक्स रखेगा 5, वो उसको नहीं चेंज होने देगा, जो भी एक्सेस करंट है वो अपने थ्रू पास करवा लेगा, राइट? अच्छा बच्चों ये हमने, हाँ गोपाल। सर इसके अंदर जैसे हम जो डायोड होता है उसको इस तरह से दिखाते होते हैं ना कि जो उसका नीचे वाला जो मतलब ये वाली डायग्राम में जो नीचे वाला है उसका वो उसका पॉजिटिव पे होगा, ऊपर वाला नेगेटिव, ऐसे नहीं होगा? मतलब जो 50 वो जो 50 की बात कर रहे हैं हम, 50 नीचे ऊपर 0, ऐसे नहीं होगा? नहीं नहीं, 50 तो उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना, और वो रिवर्स वाली है। हाँ तो मतलब वो 50 तभी होगी ना कि अगर इसके जो इसकी एन साइड है उस पे हायर वोल्टेज होगी और वो जो उसकी पी साइड है उस साइड लोअर होगी, तभी ये रिवर्स में आएगा ना। हाँ हाँ। अच्छा। तो वो शो किया हुआ है। ओके सर। अच्छा, तो ठीक है बच्चों, समझ गए डायोड का क्या काम हुआ? इट विल वर्क एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, जहां पे भी आपको कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, ठीक है, किसी के अक्रॉस, तो आप डायोड लगा सकते हो। बच्चों ये जो आर रेजिस्टर है उसका क्या काम होता होगा? सिर्फ आर जो लिखा हुआ है, आर एल नहीं, सिर्फ आर।
सोचो बच्चों। पढ़ा हुआ है कंसेप्ट। यस, ताकि बेसिकली बच्चों आपने देखा होगा कि हमने कई बार बात की है ना कि डायोड्स में हम मतलब जैसे एलईडी में भी यही सेम बात आई थी कि सीरीज रेजिस्टेंस क्यों लगा देते हैं कि ताकि करंट कम जाए। मतलब ठीक है, ये बात कहने की होती है कि जैसे मैंने बोला कि हाँ, कि जितना भी करंट भेज दो, डायोड बाकी सारा अपने थ्रू पास करवा लेगा और आगे सिर्फ 5 ही जाने देगा। उसकी भी एक लिमिट तो होएगी ना। एक लिमिट के बाद तो वो डायोड भी बर्न आउट हो ही जाएगा। तो रिड्यूस दैट वी अप्लाई दिस रेजिस्टेंस। एंड एनीवेज आप जितना करंट मतलब एक के बाद लिमिट के बाद तो बर्न होएगा ही ना डायोड। सो टू रिड्यूस करंट थ्रू डायोड। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। अब बच्चों ये एक ना क्या यहाँ पे इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है। एक्चुअली क्या होता है कि ज़ीनर डायोड का जो अगर क्वेश्चन है वो हमेशा जैसे मैंने आपको फिगर बना के दिया हुआ है ऐसे ही आता है ना, और कोई पॉसिबल ही नहीं है सर्किट। ठीक है, बट आप सोचो आपको वो कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं। मान लो सारी सिचुएशन सेम है, मैं ये जो डायोड है इसको उल्टा बना दूं तो क्या हो जाएगा। फिर वो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, है ना। फिर तो सारी कहानी बदल गई ना। फॉरवर्ड बायस हो गया फिर तो इट विल एक्ट एज अ स्ट्रेट वायर, वो वाला कंसेप्ट लग जाएगा। तो क्या होता है कि ना मतलब माइंड में ना हम ऐसे बिठा लेते हैं कि हाँ जी डायोड, जीनर डायोड तो वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम करता है, तो उसके अक्रॉस तो आउटपुट वोल्टेज हमेशा ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वली आएगी, है ना। हम पढ़ते भी ऐसे ही हैं, याद भी ऐसे ही करते हैं। बट इसीलिए मैंने ये स्टेप 1 लिखवाया है। ये चेक जरूर करना है कि भाई वो रिवर्स में लगाओ। अगर आपको वो कंफ्यूज करने के लिए सिंपल इतना सा चेंज कर दें तो आपका आंसर बिल्कुल बदल जाएगा ना। ओके, तो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू जीनर डायोड एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों जो पार्ट आता है दैट इज नोन एज लॉजिक गेट। बच्चों ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, आप देखोगे अभी अपना ये आधे घंटे में कंप्लीटली हो जाएगा टॉपिक। एंड मतलब उससे अच्छा इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। अ, अच्छा चलो बच्चों, हाँ ये भी एक डाउट आया था, ये इसको भी क्लियर कर लेना चाहिए हमें। और अगर मान लो जो इनपुट वोल्टेज है आपकी वो 50 से कम होती ऊपर वाले क्वेश्चन में, फिर क्या होता। अगेन फिर वो ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं, तो वो सिंपल रिवर्स बायस वाला केस हो गया, ब्रोकन वायर, है ना। तो मतलब वैसे तो ये आईआईटी के सिलेबस में है ही नहीं बच्चों, बट बड़ा अच्छा इसमें मैट्रिक्स मैच बन सकता है ना, कि 4 केस दे दो इनपुट वोल्टेज के अलग अलग विद
डायोड की ओरिएंटेशन और उसके करस्पॉन्डिंग पूछते जाओ कि राइट हैंड साइड पे कितना करंट आएगा, है ना? सारे अलग-अलग केस बनते जाएंगे। तो ये सबको क्लियर हो गया ना बच्चों? राइट? मतलब माइंड में ये रखना है कि भाई जस्ट बिकॉज जीना डायोड है, ऐसा नहीं है कि वो वोल्टेज कांस्टेंट दे देगा। उसकी ये दो कंडीशंस जो मैंने आपको लिखवाई हैं, ये तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए ना। ओके, तो बच्चों लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? बेसिकली गेट का मतलब क्या होता है? गेट इज समथिंग, गेट इज बेसिकली समथिंग विच विल कंट्रोल एंट्री और एग्जिट। ठीक है, हम यहाँ पे जब गेट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम मतलब एक तरह से क्या कंट्रोल कर रहे होंगे? करंट या फिर वोल्टेज को। ठीक है, जिसको हम करंट या वोल्टेज की जगह हम बोल देते हैं कि दिस विल बी कंट्रोलिंग सिग्नल। द कॉमन वर्ड यूज्ड इज सिग्नल। ठीक है, तो बेसिकली क्या है बच्चों कि आप ऐसे सोचो कि भाई अगर हम डे टू डे लाइफ में सोचें कि गेट्स कैसे हो सकते हैं, कि भाई मान लो डिपेंडिंग अपॉन कि गेट के ऊपर कैसा गार्ड बैठा है, गेट अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। कि भाई एक डिस्को का गार्ड है, वो कपल्स को ही एंटर करने देगा, लड़कों को एंटर करने नहीं देगा। एक गार्ड है जो हो सकता है एंट्री अलाउड ही नहीं है, एंड सो ऑन। अलग अलग आप बना सकते हो ना। तो बिल्कुल वही चीज हमने यहाँ पे है कि गेट अलग अलग टाइप के होंगे एंड वो उसके हिसाब से जो सिग्नल है उसको अलग अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, जो पहले टाइप का हम गेट पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं एंड गेट। ठीक है, अच्छा बच्चों एक सेकेंड, बिफोर कमिंग टू द टाइप ऑफ गेट्स, यहां पे जब हम सिग्नल की बात करते हैं ना बच्चों, uh, आपको याद है बच्चों मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि एक एनालॉग होता है और एक डिजिटल होता है ना? जब हम वो बात कर रहे थे टाटा स्काई वाली। तो जब बच्चों डिजिटल सिग्नल होता है, मतलब जो सिग्नल, सिग्नल अगेन सिग्नल क्या है आपके लिए? करंट या वोल्टेज। तो जब एक सिग्नल बच्चों डिजिटल फॉर्म में होता है उसका मतलब ये होता है कि उस सिग्नल की सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं। मतलब बच्चों जैसे मान लो एनालॉग होता है जो अभी तक आप पढ़ते आए थे, उसमें तो क्या था कि आप कहते थे कि सर्किट में जितना मर्जी करंट हो सकता है, जितनी मर्जी वोल्टेज हो सकती है ना? कोई कंडीशन नहीं थी। भाई आपने एक सर्किट बनाया, उसमें बैटरी लगाई, तो अब डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी रेजिस्टेंस लगा रहे हो, करंट की वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी तक हर वैल्यू तक आ सकती है ना? वो सारा जो हम पढ़ रहे थे वो था एनालॉग, जहां पे यू कैन हैव एनी वैल्यू। यहां पे बच्चों हम कहते हैं कि सिर्फ दो वैल्यूज आती हैं। ठीक है, जिनको हम ऐसे समझ लेते हैं बस कि लो वैल्यू, हाई वैल्यू। ठीक है, लो वैल्यू का मतलब है 0, हाई वैल्यू का मतलब है 1। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे हमारे घर पे बच्चों पंखा लगा हुआ है, ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल है, ठीक है। पंखे के साथ तो रेगुलेटर होता है, तो पंखे की आउटपुट को तो आप अलग-अलग वैल्यूज में, बच्चों मेरी साउंड आ रही है क्लियरली या नहीं? ओके। तो जो पंखे से जो पंखा है उसको तो आप रेगुलेटर से कंट्रोल कर सकते हो ना, फिर भी 4-5 अलग-अलग तरीके से उसको घुमा सकते हो। लेकिन जो बल्ब है मान लो या ट्यूबलाइट है, उसकी तो आपके पास 2 ही स्टेट्स हैं, या तो आप स्विच ऑफ कर दोगे तो बंद हो जाएगा, स्विच ऑन कर दोगे तो चल जाएगा। इज़न्ट इट? तो दिस इज लाइक अ डिजिटल सिग्नल, ठीक है, जहां पे आपके पास 2 ही पॉसिबल आउटपुट्स हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं एज अ डिजिटल सिग्नल। और उसमें बच्चों बस 2 ही वैल्यूज हम कंसिडर करते हैं, एक 0 एक 1। 0 का मतलब होता है लो वैल्यू, 1 का मतलब होता है हाई वैल्यू, ठीक है। तो बस 2 ही स्टेट्स होती हैं, उसके अलावा और कोई स्टेट नहीं हो सकती डिजिटल में। डिजिटल का बच्चों हमारे लेवल पे ना इसको समझना मुश्किल है, बट डिजिटल मतलब ये आपके जितने प्रोसेसर्स होते हैं, रैम चिप्स जो होती हैं, ये सारा कुछ डिजिटल पे ही बेस्ड होता है। मतलब पूरे का पूरा जो कंप्यूटिंग है आपकी, जो हम कहते हैं कि इंटेल का भाई i3 है, i5 है, या AMD है, या कुछ भी है, ये जो सारे प्रोसेसिंग होती है ना, वो डिजिटल फॉर्म में ही कन्वर्ट करके होती है। हमारे लेवल पे उसको समझना मुश्किल है, बट आगे जाके आप देखोगे, मतलब स्पेशली those of you who go to computer engineering, you will see कि आप सारा कुछ आपकी वैल्यू ही, मतलब आप सारी बातें ही आप 0-1 में ही करोगे, ठीक है। एक्चुअली मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि इन्होंने ये हटा भी दिया सिलेबस से, कि क्योंकि एनीवेज आपके सिलेबस में जस्ट इंट्रोडक्शन ही है, उसके बियॉन्ड कोई डिटेल है भी नहीं, और वो हो भी नहीं सकती थी। तो मतलब अभी हम जो गोइंग फॉरवर्ड बात करेंगे बच्चों, हम सारी की सारी ऐसे ही बात करेंगे 0-1 की टर्म्स में, ठीक है। तो अब बच्चों जैसे मैं आपको कह रहा था कि भाई अलग अलग टाइप्स के गेट्स होते हैं, जैसे द फर्स्ट टाइप ऑफ गेट इज नोन एज एंड गेट। एंड गेट बच्चों इस तरीके से होता है, देखो ये इसका फिगर इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, लाइक दिस। इसके बच्चों 2 इनपुट्स होंगे और एक आउटपुट होगा, ठीक है। अब बच्चों ऑब्वियसली मतलब ये सिर्फ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, फाइनली तो इस ये जो हमने ये जो फिगर बनाया है, इसके अंदर एक सर्किट होगा, ठीक है, और वो सर्किट इज जनरली मेड अप ऑफ डायोड्स, इसीलिए हम इसको यहां पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट वो सर्किट क्या है, वी आर नॉट बॉदर्ड, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये समझना है कि फाइनली इस सर्किट से होता क्या है। तो ये वाला सर्किट बच्चों क्या करता है, ये जो एंड गेट है, बेसिकली इस गेट का काम ये है, वो समझने के लिए हम बच्चों क्या करते हैं, जैसे मान लो हम ऊपर वाले को बच्चों ए बोल देते हैं, नीचे वाले को बी बोल देते हैं, ठीक है। एंड लेट्स से ये जो हमें आउटपुट मिल रही है, इसको हम बोल देते हैं वाई, ठीक है। तो बच्चों एंड गेट जो है, जैसे नाम से थोड़ा सा हम समझेंगे, एंड ये बच्चों आप मैथ्स में सेट्स करते हो ना, सेट्स के कुछ वो होते हैं, क्या कहते हैं उनको, यूनियन इंटरसेक्शन जो होता है ना,
एंड इज लाइक इंटरसेक्शन, ठीक है। मतलब एंड गेट जो होता है आपको बच्चों, वो आपको आउटपुट पे हाई वैल्यू तभी देगा अगर आपके दोनों इनपुट पे हाई वैल्यू है, ठीक है। इसको समझने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, मतलब कोई भी गेट कैसे काम करता है, उसके लिए हम उसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ठीक है। ट्रुथ टेबल का मतलब होता है कि एक ऐसा टेबल जो हमें बता देगा कि ए और बी की अलग-अलग वैल्यूज के लिए आपके वाई की क्या वैल्यूज हैं, ठीक है। तो एंड के केस में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, डॉट ए डॉट बी, ठीक है। इसको आप सिंपल मैथ्स वाला मल्टीप्लाई भी समझ सकते हो, जो कि आप अभी, अच्छा ये आपने पढ़ा हुआ है क्या? ठीक है, फिर तो आई कैन बी अ बिट फास्ट। तो बस क्या है कि अगर आपने क्या पढ़ा है बच्चों रीजनिंग में, मतलब ट्रुथ टेबल था, अच्छा। तो वो मतलब किसका ट्रुथ टेबल बनाते थे आप? ऐसे ही मतलब जो मैं बना रहा हूँ, मतलब गेट्स भी थे क्या? अच्छा, ट्रू फॉल्स ऑफ टू स्टेटमेंट्स, ठीक है, समझ गया। तो ये बन गया इसका। ठीक है, अब बच्चों जैसे इसको फिजिकली जस्ट थोड़ा सा इसकी फिजिकल फील लेने के लिए कि यार ये क्या है, क्या अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दिस इज लाइक, अगर मैं इस टाइप का एक सर्किट बना दूं, देखो। आप समझ सकते हो कि इस केस में मतलब योर बल्ब इज लाइक आउटपुट एंड योर इनपुट्स आर टू स्विचेस ए एंड बी। तो अगर आपके दोनों स्विचेस बंद होंगे तभी आपका बल्ब चलेगा ना। तो दिस इज एन इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड गेट, ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। उससे अगला होता है बच्चों और गेट। और गेट का बच्चों सिंबल होता है लाइक दिस। इसमें भी दो इनपुट्स, एक आउटपुट। ठीक है जी। तो जैसा कि नाम से लग रहा है, ऊपर वाला एंड था, ये और है। तो ये वाला जो गेट है, ये आउटपुट तब दे देगा अगर आपका ए और बी में से कोई भी एक हाई पे है। ठीक है, मतलब लाइक दिस, देखो। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। दिस सिचुएशन इज equivalently represented like this.
ये समझ आता है बच्चों, है ना? कोई भी एक स्विच बंद हुआ तो बल्ब चल जाएगा, दोनों बंद होंगे तो ऑब्वियसली चल ही जाएगा। आप बच्चों एंड गेट को इस तरह से भी विजुअलाइज कर सकते हो कि जैसे अब हमारे घर में लाइट आ रही है ना? अगर अब मुझे पंखा चलाना है, लेट्स से, तो मुझे अपने कमरे का भी स्विच ऑन करना पड़ेगा। और एक जो अपने घर पे जो मतलब जो मेन सर्किट बोर्ड होता है, जहाँ सारे एमसीबीज़ लगे होते हैं, वहाँ पे भी ये इंश्योर करना पड़ेगा ना कि वो एमसीबी ऑन है। मतलब वो हम नॉर्मली ऑन ही रखते हैं, वो बात अलग है। बट अगर दोनों ऑन है तभी पंखा चल रहा है ना? तो वो एंड टाइप सिचुएशन हो गई। अच्छा, यहाँ पे बच्चों इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, y को a प्लस बी। ठीक है जी। फिर बच्चों इससे अगला होता है नॉट गेट। नॉट गेट होता है बच्चों लाइक दिस। इसमें एक इनपुट है, ये ऐसे ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के आगे एक सर्कल सा होता है और एक आउटपुट है। ठीक है, तो इसको सिर्फ a लिख देते हैं हम, इसको y। तो इस केस में जो ट्रुथ टेबल है वो तो बस a और y पे डिपेंडेंट है। इसको बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एज a बार। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली सिंपल, ये 0 आ रहा है तो उसको 1 कर देगा, उल्टा कर देगा, बस 1 आ रहा है तो उसको 0 कर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये 3 बेसिक गेट्स होते हैं बच्चों। ठीक है, अब आप इनको कंबाइन करके जितने मर्जी गेट्स लगा के और जैसे मर्जी सिचुएशंस बना सकते हो। ठीक है, बट उनसे डील करना बहुत इजी होता है। जैसे बच्चों एक गेट है, लेट्स से नॉर गेट। अब नॉर गेट का क्या मतलब है? नॉर गेट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड अ नॉट गेट। ठीक है, एंड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बच्चों ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं।
ये बस सीधा और गेट के साथ तो बच्चों यहाँ ट्रुथ टेबल होगा कैसा देखो। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, पहले और कर रहा है और फिर उसका उल्टा कर रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बन गया, 0 0 का क्या बन गया बच्चों आउटपुट, 1 1 0 का अगेन 1 0 1 का 1 1 1 का 0। नहीं, वो नाम से ऐसा लगता है कि नॉर में पहले नॉट आना चाहिए, बट नहीं, पहले और आता है फिर नॉट आता है। ठीक है, अच्छा मैंने गलत लिख दिया ना ये। 0 1 के बच्चों क्या आएंगे, 0 1 का और इज 1 एंड नॉट करके 0, है ना। ओके, अब बच्चों बिल्कुल ऐसे ही होता है नॉट गेट। नॉट नहीं, नैंड गेट, सॉरी। तो नैंड गेट क्या कर देगा, पहले एंड कर देगा फिर उसका नॉट कर देगा। तो यहाँ पे हम कैसे शो करेंगे, ठीक है ना। फटाफट बच्चों यहाँ बना के दिखाओ मुझे ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा। बेसिकली बच्चों आप सिंपल समझ सकते हो ना कैसा बनेगा भाई, जो एंड का बना था उसका उल्टा बनेगा, है ना। ठीक है बच्चों, नॉर गेट को बच्चों हम ना यूनिवर्सल गेट कहते हैं, क्योंकि आप नॉर गेट को ही अलग अलग तरीके से अरेंज करके हर टाइप का गेट बना सकते हो, ठीक है। तो ये बच्चों आपको याद नहीं रखना कि मतलब कि आप कैसे नॉर गेट से अलग अलग टाइप के गेट्स बना सकते हो, बट बस पता होना चाहिए इसको भी और ऊपर वाले को भी, दोनों को ही यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं।
फिर बच्चों एक गेट है जिसको हम कहते हैं XOR गेट, XOR गेट, ठीक है? मतलब यहाँ पे X स्टैंड्स फॉर एक्सक्लूसिव, ठीक है? इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका बच्चों जो सिंबल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, वो एक ऐसे एक लाइन लग जाती है एक्स्ट्रा, ठीक है? बेसिकली इसकी खासियत क्या है? क्या लिखा है? एक्सक्लूसिव, राइट? बेसिकली इसकी खासियत ये है कि ये आउटपुट सिर्फ तभी देगा। एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है? खास, अलग, ठीक है? तो ये आउटपुट तभी देता है जब सिर्फ किसी एक पे वैल्यू हाई है। मतलब अभी तक तो बच्चों आपको ये दिख रहा है कि ये और वाला ही हो गया काम, बट जो फर्क पड़ेगा वो आगे इस पे। क्या मतलब? एक्सक्लूसिव मतलब वो किसी एक को ही पूरी इंपॉर्टेंस दे रहा है। समझ रहे हो बच्चों? वेरी इजी, मतलब कुछ भी नहीं है। और इस पे बेस बच्चों जो क्वेश्चन आ सकता है ना, वो क्या है कि आपको ये कई सारे गेट्स कंबाइन करके दे देंगे, ठीक है? सर्किट में 4-5 गेट्स लगे होंगे, तो लेकिन है तो ये आसान से ही ना। तो बस क्या करना है आपको? बस ऐसे 0-1 लेके उसके करस्पॉन्डिंग फाइनल आउटपुट बता देनी है। समझ गए? तो बस यही करना है हमें लॉजिक गेट में, और कुछ नहीं करना, ठीक है? तो बच्चों मतलब ये तो मुफ्त का क्वेश्चन है, ये तो प्रे करो कि आ जाए, ऐसा है। तो आपने बच्चों होमवर्क में ना 0-1 का ये जो एक लॉजिक गेट वाली एक्सरसाइज है, आखिरी होएगी शायद, वो करनी है पक्का से। ठीक है जी? नो, सेमीकंडक्टर्स एडवांस में नहीं है बिल्कुल ही। ईएम वेव्स भी एडवांस में नहीं है। इस वीक वाला जो है पोर्शन, वो बिल्कुल भी एडवांस में नहीं है, ठीक है? ईएम वेव्स का जो कटा हुआ पोर्शन था ना, डिस्प्लेसमेंट करंट, वो भी मैं आपको करा दूंगा। वो भी छोटा सा है, वो भी क्यों माइंड में रखना। ट्रांजिस्टर वाला पार्ट नहीं कर रहे हैं हम बेसिकली, यस, ठीक है? मतलब ओनली ट्रांजिस्टर, बेसिकली इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड, उसको करने में बहुत टाइम जाएगा, तो वर्थ इट नहीं है। तो बच्चों आपने लॉजिक गेट वाला पार्ट खत्म करना है, और आपने जो ईएम वेव्स वाली शीट है, मैं वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा, ठीक है? वो जो भी है शीट 1-3, ओके? हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि जोर के साथ अगर नॉट गेट लगा दो ऐसे, तो वो
उसको एक्स नॉर गेट कह देते हैं। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।